बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज CSS का तीसरा ऐसे जो CSS 2022 में आया था वो तीसरा ऐसे है ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना। ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं चाइना की, उसका अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दें तो यूँ है कि 1975 और 76 में चाइना के दो बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर्स का इंतकाल हुआ। पहले चू एन लाई और फिर माओ जे तंग, उनके जो फाउंडिंग मेंबर थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, कि उनका जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर जो नई लीडरशिप थी, अगर आपको नाम याद रह जाए तो जेन ज़ियाओपिंग की, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को स्टार्ट किया और साथ में चाइना ने लिबरलाइज करना शुरू किया। लिबरलाइज का सीधा साधा मतलब है चाइना स्टार्टेड ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड। इवन बिफोर दैट, I mean, when Mao Zedong was alive, China was closed to the other economies. China was shy to communicate with so many countries, only communicated with some countries on which Chinese trusted. वो चाहते थे कि हमारी जो कौम है वो दूसरे आइडियाज़ के साथ प्रागिंदा या पोल्यूट ना हो जाए। बहरहाल इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज़ 1978 और 79 के बाद स्टार्ट होती हैं, जब जेन ज़ियाओपिंग इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू करते हैं, और उसके बाद चाइना एक मैसिव प्रोग्रेस देखता है। इस लिबरलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स उसको होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड के साथ कनेक्ट होने के उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। और चाइना 1980s, 1990s और 2000 के डेकेड में बड़ी तेज़ी से तरक्की करता है इकोनॉमिक अरीना में। अब ये बात समझने की है कि चाइना का ना सिर्फ ये कि चाइना ने खुद से डोमेस्टिकली तरक्की की, बल्कि चाइना ने दुनिया को भी बेनिफिट दिया। उसने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स को लोअर किया और चाइना की मार्केट में इन्वेस्टमेंट होनी शुरू की। ना सिर्फ अपनी जो कौम है उसके लिए तरक्की की, बल्कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट को भी अपने कंट्री में आने दिया। तो चाइना की तरक्की आगे से आगे चलती रही, लेकिन चाइना डिपेंडेड मोर ऑन एक्सपोर्ट्स इन मेजर रिच कंट्रीज सच एज अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन एंड आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनकी बड़ी बड़ी मार्केट्स में चाइना अपनी प्रोडक्ट्स को ले जाता था और वहाँ पे उनको बेचता था, उससे बहुत सारी उनको बेनिफिट मिलता था। लेकिन 2007-2008 में आपको याद है बहुत बड़ा रिसेशन आया दुनिया में, जिसको ग्रेट रिसेशन के नाम से भी याद किया जाता है, जो अमेरिका से शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया। इससे इकोनॉमीज़ ने श्रिंक करना शुरू कर दिया, मार्केट सुकड़ना शुरू हो गई, उनके लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की जगह कम से कम रही, चाइना के ऊपर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। इससे पहले चाइना की जो ग्रोथ थी इतनी स्टेबल थी 1990s में और 2000 के डेकेड में कि यूरोपियन यूनियन और पूरी दुनिया हैरान रह गई। यानी कि अगर 9 और 10 उनका जीडीपी है तो मुसलसल उनका यही जीडीपी 10 इस तरीके से रहा। इसका मतलब है कि चाइना बहुत स्टेबल किस्म की इकोनॉमी बन के पूरी दुनिया में इमर्ज हुआ। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना ने अपनी मेंबरशिप को इंश्योर करने की कोशिश की तो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक यानी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये डर गए कि अगर चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो चाइना तो स्वीप कर जाएगा सारी मार्केट को, क्योंकि WTO लिबरलाइज्ड ट्रेड की हामी है कि पूरी दुनिया की मार्केट्स को खोलना पड़ेगा चाइना की प्रोडक्ट के लिए, और चाइना फिर पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स ले जाएगा और कंपैरेटिव एडवांटेजेस की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट को कैप्चर कर लेगा। बहरहाल 2001 में चाइना को एंट्री मिली, मगर कुछ प्रोमिसेस के साथ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद उसके ऊपर कोटा रिजीम लगाई गई। कहा गया कि आपकी ये इतनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में यानी अमेरिका की मार्केट में, EU की मार्केट में आ सकेंगी। हाँ, हम अपनी सारी प्रोडक्ट्स को आपकी मार्केट में लेके जाएंगे। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कोई भी आपके मुल्क के अंदर जाएगी। इसको कहते हैं, इसका नाम जो दिया गया, इसको कहा गया कि ये कोटा रिजीम है। हालांकि WTO इज़ कोटा रिजीम फ्री,
उसमें कोई कोटा रिजीम नहीं होता, उसमें फ्री ट्रेड होती है। तो हम देखते हैं बैकग्राउंड। सबसे पहले मैं आउटलाइन आपको बैकग्राउंड यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आपको आउटलाइन लिखी नजर आएंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या है? बैकग्राउंड में चाइना स्टार्टेड क्वासी लिबरलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर द डेथ ऑफ माओ ज़ेडुंग। दिस इज बैकग्राउंड। आप इसको इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। दो इंट्रोडक्शन भी हो सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन जो थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है जो आपकी स्टेटमेंट है उसको आप एक्सपैंड करके लिख दें, यानी कि टाइटल जो है उसको एक्सपैंड करके लिख दें। और दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा जो इंट्रोडक्शन है वो बैकग्राउंड के ऊपर हो सकता है। तो दो इंट्रोडक्शंस लिख सकते हैं आप लोग, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में चल रहा है। डेन ज़ियाओपिंग's पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड, China's huge economic success in international trade in the decades afterwards, diversification of export and import markets, Great Recession फिर आया, shrinking of the world trade, Chinese change in policy of developing consumer market। अच्छा, जब ये Great Recession आया तो चाइना ने फैसला किया कि अपनी कंज्यूमर मार्केट को डेवलप किया जाए, क्योंकि चाइना की कंज्यूमर मार्केट नहीं है। चाइना की जो वेजेस हैं, डेली वेजेस जो लेबर क्लास के लिए है वो बहुत कम थी। लेकिन इस ग्रेट रिसेशन के बाद जब उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए जगह श्रिंक होनी शुरू हो गई वर्ल्ड मार्केट के अंदर, तो उसने फैसला किया हम अपनी कंज्यूमर मार्केट को जनरेट करेंगे। मतलब अपने जो लेबर क्लास है, अपने लोगों की वेजेस और सैलरीज में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करेंगे, उनकी पॉकेट में मनी होगी तो वो जाके चीज़ों को खरीदेंगे। जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिकन जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं, ज़्यादातर वो ब्रांड खरीदते हैं। ईयू मार्केट दूसरी बड़ी मार्केट है। तो ये फैसला, ये उसकी पॉलिसी आई है ग्रेट रिसेशन के बाद, जो 2007-2008 में आया है। उसके बाद सेकेंड मेजर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ चाइना शेपिंग हर पॉलिसी गाइडलाइंस, यानी चाइना के वो कौन से वाले मेजर इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं या चेंज होती हैं। एक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो BRI है, ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एंड इट इज touted as replacing the existing economic world order led by America। जो अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रिप्लेस कर सकता है BRI if successfully implemented। तो इसलिए BRI is a greater concern to America, EU and the Western countries, जबकि चाइना के लिए बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट इसके साथ लिंक्ड है। तो इसका मतलब है कि BRI उसका मेजर इंटरेस्ट है जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर इंपैक्ट करता है। दूसरे नंबर पर सिक्योरिंग एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट्स। एशिया पैसिफिक के अंदर जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में ट्रेड रूट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली साउथ चाइना सी, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ये कुछ रूट्स बनते हैं चाइना के, जो ईस्टर्न चाइना है जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ बनती है। वो जब ट्रेड करता है तो सबसे पहले वो साउथ चाइना सी में, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरकर बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल से निकलकर फिर अरेबियन सी में, और पूरी दुनिया को वो डाइवर्सिफाई करता है, ब्रांच ऑफ करता है। वहाँ पे अमेरिका और इंडिया का इत्तेहाद इन इकोनॉमिक रूट्स को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, जिसका जवाब चाइना BRI के जरिए से दे रहा है कि BRI के डिफरेंट नोट्स जो हैं, जो बहुत सारी CPEC टाइप रोड और दूसरी कम्युनिकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिफरेंट कंट्रीज में वो बना रहा है, उससे वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और ये जो रूट है जो थ्रेटन कर रहा है उसको ये बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। तो सिक्योरिंग एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट्स इसका एक और है। अनइंटरप्टेड एनर्जी एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। अगर चाइना की इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रही तो अनइंटरप्टेड एनर्जी एक्सेस उस तक होनी चाहिए। इसीलिए चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है, पाइपलाइंस ले रहा है सेंट्रल एशियन स्टेट से, वो कोशिश कर रहा है कि उसकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अफ्रीका में और जहाँ जहाँ पर भी एनर्जी रिसोर्सेस मौजूद है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स करें, तो अनइंटरप्टेड एनर्जी एक्सेस। लेकिन
उसका एक और भी इंटरेस्ट अब बढ़ गया है, फोकस ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि चाइना जो है आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज हो रहा है एज ए ग्लोबल पावर ऑफ गेटिंग होल्ड ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी चाइना अब प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है ये उसका एक और इंटरेस्ट है। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर आईटी डोमिनेंस। इस वक्त आईटी की डोमिनेंस अमेरिका के पास है जीपीएस सिस्टम के जरिए से, तो वो चाहता है कि उसकी आईटी डोमिनेंस, जब तक अमेरिका की आईटी डोमिनेंस नहीं टूटेगी उस वक्त तक अमेरिका का डिफेंस कमजोर नहीं हो सकता, और उस वक्त तक आप चैलेंज नहीं कर सकते अमेरिकन इकोनॉमिक पावर को, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सॉफ्ट इकोनॉमी का तस्वर है वो अमेरिका में सिलिकॉन वैली से निकलता है। सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया में, जहाँ पे फेसबुक है, जहाँ पे सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है, जहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सिलिकॉन वैली has created an image of soft power, and that soft power is in the hands of America because of the GPS system। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने आप को बढ़ा रहा है, और बाइडो सिस्टम यानी जीपीएस सिस्टम का जो काउंटर प्रोडक्टिव है, बाइडो सिस्टम उसके ऊपर काम कर रहा है। तो एक उसकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी भी है जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को गाइड करती है। आगे प्रोविंस सिंकियांग जो कि रेस्टिव प्रोविंस है, जहां पे उनकी रिबेलियन चल रही है चूगुर मुसलमानों की, तो वो चाहता है कि ये प्रोविंस पीसफुल हो जाए, और उसके साथ साथ क्योंकि ये यहाँ से सीपेक निकलती है, और सीपेक उसकी जियो इकोनॉमिक नहीं बल्कि जियो पोलिटिकल नेसेसिटी है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का अल्टरनेटिव है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताएं। आगे अगले पॉइंट्स कौन से हैं? अगले पॉइंट्स हैं, अभी रिसेंटली चाइना की तीन पॉलिसीज आई हैं, और वो कौन सी है? 3 recent policies of China in response of global trade to 2021 to promote modernization। स्पेस टेक्नोलॉजी की जिक्र किया, अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपने बाइडो सिस्टम के साथ उनका मिसाइल सिस्टम और उनकी आर्मी और ड्रोन सिस्टम उसको लिंक कर रहे हैं, साथ में अपनी इकोनॉमी को भी। उसके बाद दूसरे नंबर पर टू कंप्लीट चाइनीज रीयूनिफिकेशन, यानी कि ताइवान का जो इशू है, ताइवान चाइना का प्रोविंस होता था 1949 से पहले, और वहां पे अब रेबल हुकूमत मौजूद है जो कि चाहती है कि ताइवान को चाइना से अलहदा कर दिया जाए, लेकिन चाइना चाहता है कि रीयूनिफिकेशन हो जाए। और दूसरे नंबर पर तिब्बत का इलाका वो चाइना में टाइटली इंटीग्रेट हो जाए, सिंकियांग में पीस हो जाए, तो ये सारे जो रीजन्स हैं उसको मिल जाए, ना सिर्फ बल्कि ये साउथ चाइना सी उसकी टेरिटरी ठहरे, ईस्ट चाइना सी के अंदर जो आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर जापान के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो उसका हो जाए। तो रीयूनिफिकेशन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ताइवान। और तीसरे नंबर पर टू मेंटेन वर्ल्ड पीस बाय वेलफेयर ऑफ ऑल, क्योंकि पीस चाइना के इंटरेस्ट में है, वॉर चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। पीस से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जारी रहेगा, पीस से ट्रेड चलती रहेगी, और ट्रेड से बेनिफिट चाइना को होते रहेंगे। आगे कंट्रोवर्सीज, अगली जो मेन हेडिंग होगी वो क्या है? कंट्रोवर्सीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, इश्यूज विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब चाइना के इश्यूज क्या हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ? आपने जो पहले इंटरेस्ट देखे उससे ही हम इश्यूज को निकालेंगे। यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब अमेरिका एंड अमेरिकन लेड इकोनॉमिक सिस्टम, और उससे जुड़े हुए दुनिया के बाकी ममालिक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूरोपियन यूनियन की मार्केट। तो पहली है पॉलिसी ऑफ सेलेक्टिव प्रोटेक्शनिज्म अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। चाइना प्रोटेक्शनिज्म करता है, कुछ प्रोडक्ट जो कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से आती हैं उसके ऊपर उसने ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं ताकि वो चाइना की मार्केट में ना आए, क्योंकि चाइना अपनी इंडस्ट्री को बचाना चाहता है। हालांकि ये दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्शन, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड रूल्स। तो इसके बदले में ट्रंप ने भी ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा दिया, ये कंट्रोवर्सी थी, और इसी को ट्रेड वॉर बोलते हैं। अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट इशू, चाइना की जो करेंसी है, जो एक्सचेंज रेट है वो अंडर वैल्यूड है। अमेरिका और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद बाकी मेंबर्स चाइना को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं या जोर देते हैं कि ये अपनी करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में या अपनी मार्केट में फ्री छोड़ दे, जो कि वर्ल्ड ट्रेड के असूल हैं। अगर वो छोड़ेगा
तो फिर क्या होगा, युआन की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी, युआन पावरफुल हो जाएगा। और चाइना नहीं चाहता कि युआन इस वक्त पावरफुल हो अगेंस्ट डॉलर, क्योंकि युआन को उसने जानबूझ के अंडर वैल्यू रखा हुआ है। उसकी वजह यह है ताकि उसको एक्सपोर्ट्स में फायदा हो सके, ताकि उसकी चीजें सस्ती लगें बाकी दुनिया के ममालिक को। तो इसका मतलब है अमेरिका ये इल्जाम लगाता है कि चाइना ने अपने इस अंडर वैल्यूड करेंसी की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट में को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, यानी अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाता है, इसकी प्रोडक्ट सस्ती लगती है एज कम्पेयर टू डॉलर, इसलिए छा जाती है। और अमेरिका भी जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के मुकाबले में जो फेस करता है, उसकी बड़ी रीज़न इसकी अंडर वैल्यूड करेंसी है, अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है। तो चाइना को ये जोर दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि चाइना अपनी करेंसी को खुला छोड़ दे मार्केट में, ताकि वो मुकाबला करे डॉलर का और बाकी करेंसी का, तो इट नीड्स टू बी रीइवैल्यूएटेड। ये एक इशू है। एडिशनल प्रोटोकॉल इशू इन कोटा रेजीम ऑफ WTO, जो मैंने आपको बताया था कि जब 2001 में चाइना को एंट्री दी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पर कोटा रेजीम लगाई थी। चाइना को इस पे प्रॉब्लम है, उसके बदले में चाइना भी कोटा लगाता रहता है, यानी प्रोटेक्शनिस्ट होता रहता है। इशू ऑफ ट्रेड बैलेंस विद यूएस एंड मेजर ट्रेड पार्टनर्स, यूएस कहता है कि ये सारी रीजंस, खास तौर पे चाइना की जो अंडर वैल्यूड करेंसी है, इसकी वजह से हमारे ट्रेड डेफिसिट में चला जाती है। हम जब चाइना के साथ ट्रेड करते हैं तो ट्रेड बैलेंस को बेहतर बनाना चाहिए। और पायरेसी एलिगेशंस, पायरेसी एलिगेशंस का मतलब क्या है, चाइना को के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, चाइना पायरेसी करता है, जो डिफरेंट कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स होती हैं वो पहले से ही उसका डिज़ाइन चोरी करके तो उसको उसकी कॉपी बना के मार्केट में बेचता है, जिससे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, जो जेन्युइन इंडस्ट्री होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक कानून है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंडर चाइना वायलेट कर रहा है। चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक प्रोग्रेस की है 2005 से लेकर अब तक। उसने पायरेसी के इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की इंटरनेशनल पावर्स के साथ, लेकिन अभी भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये करता है ऐसा। और दोनों पावर्स एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये साइबर वॉर्स में मुलव्वस हैं। चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि चाइना साइबर वॉर कर रहा है, ख़ास तौर पर कॉरपोरेट स्पाइंग कर रहा है। हैकर्स हैं इसके बड़े बड़े, और वो हैकर्स के ज़रिए से अमेरिका की मार्केट में जो कॉरपोरेट डिज़ाइंस हैं उनको चोरी करते हैं, और इससे पहले कि जेन्युइन जो प्रोडक्ट आए उससे पहले ही अपनी प्रोडक्ट मार्केट में पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है इकोनॉमिकली। तो ये इनके ट्रेड वॉर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हवावे, और हवावे ने जो 5G टेक्नोलॉजी पेश की उसकी कंट्रोवर्सी, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हवावे की इस 5G टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को ये इंदिया दिया, ये वार्निंग दी कि अगर आप लोगों ने 5G टेक्नोलॉजी चाइना की एक्सेप्ट की तो इसका मतलब ये होगा कि चाइना आपकी स्पाइंग करेगा, और स्पाइंग के ज़रिए से सारी मालूमात, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन चाइना में पहुंचेगी। और इसी वजह से अमेरिका ने अपना गूगल कंपोनेंट बैन कर दिया चाइना की हवावे, जो जायंट टेक कंपनी है, उसके ऊपर। ये भी कंट्रोवर्सी है। फिर बाइडो वर्सेस जीपीएस, ये जो जीपीएस सिस्टम क्या है, ये एक नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि डिफरेंट किस्म के कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स हैं, इसी तरीके से पूरी अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स हैं जो अमेरिका के हैं, एंड दे आर कनेक्टेड विद द स्टेशंस ऑन ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो स्टेशंस हैं उनके साथ ये कनेक्टेड हैं, और उसके बाद रिसीवर्स का एक सिस्टम है ज़मीन के ऊपर। इन तीनों को मिला के कहते हैं जीपीएस। ये जो जीपीएस है हम भी अपने मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसका मुकाबला बाइडो के साथ होगा, जो चाइना के सैटेलाइट, चाइना धड़ाधड़ सैटेलाइट्स को छोड़ा है, और वो कह रहा है कि आपने हमारे ऊपर गूगल कंपोनेंट को बैन किया है, तो हम अपने हवावे के लिए एक अपना सिस्टम जो कि जीपीएस, अगर जीपीएस के मुकाबले में बाइडो सिस्टम कामयाब हो जाता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिका की मोनोपोली आईटी के ऊपर टूट जाएगी, अमेरिका की मोनोपोली सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट नॉलेज के ऊपर टूट जाएगी, अमेरिका की मोनोपोली इंतहाई अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर टूट जाएगी।
अगर चाइना का बाइडो सिस्टम यानी कि कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स कामयाब होता है और कनेक्ट कर लेता है, और चाइना बड़ी तेजी के साथ इसके ऊपर अमल कर रहा है। आगे इंपैक्ट्स ऑफ द फ्रिक्शन, इस लड़ाई के क्या इंपैक्ट होंगे, ये आप इससे भी ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई होगी, फिर डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन सिस्टम, फिर इंपेंडिंग ग्लोबल स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंस, ये आपस में लड़ेंगे इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए, और डिस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी दुनिया के अंदर आएगी। आगे आप ले सकते हो चाइनीज इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड में चाइना का शेयर क्या है। अच्छी चीजें भी हैं, एंटीव्यू भी हम लिख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड का जो रिलेशन है चाइना के साथ, उसमें अच्छी कंट्रीब्यूशंस भी है चाइना की। पहला है चाइनीज शेयर इन ग्लोबल ट्रेड इज 13 to 15%। दिस इज द थर्ड टू यूएस एंड EU, यूरोपियन यूनियन, ऑल दीज कंट्रीज यूरोपियन यूनियन कंबाइंड टुगेदर। आगे इट्स एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड 7 times एंड इंपोर्ट्स 6 times। ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स इसकी बढ़ी हैं बल्कि इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, और इंपोर्ट से दुनिया को फायदा हो रहा है। इसकी कंज्यूमर मार्केट जो डेवलप हो रही है उसमें ग्लोबल ट्रेड को कंज्यूम किया जा सकेगा। US एंड EU द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, वो चाइना के बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। ऐसा नहीं कि चाइना ही बेनिफिट उनके मार्केट से हासिल कर रहा है, वो भी इसकी मार्केट से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। इसकी चीप लेबर से, इसकी एनर्जी पॉलिसी से, इसकी ग्रीन टेक्नोलॉजी से वो भी फायदा हासिल कर रहे हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन लेड बाय WTO हैज बेनिफिटेड चाइना एंड द वर्ल्ड बोथ। चाइना हैज लोअर्ड ट्रेड बैरियर्स लीडिंग टू मोर इन्वेस्टमेंट। आगे हमने कंक्लूजन क्या देना है, आपका अपना डिफरेंट भी कंक्लूजन हो सकता है। कंक्लूजन का मतलब लॉजिकल एंड। मैंने एक सैंपल आपके लिए लिखा है, चाइना हैज असर्टेड दैट वर्ल्ड इज बिग इनफ टू अकोमोडेट मल्टीपल पावर्स, आई मीन मल्टीपोलर वर्ल्ड। म्यूचुअल ट्रेड इज पीस बट ट्रेड वॉर्स विल अशर इन अ न्यू एरा ऑफ इंस्टेबिलिटी। तो इस वजह से चाइना अमेरिका इसी वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम के अंदर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करें ताकि पूरी दुनिया में पीस हो। थैंक यू वेरी मच।